चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो या फिर विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स हो या हो पीबी शेली या फिर कोई और महान पोएट्स जिन्होंने कंपोज किया अपनी पोएट्री में जादू। लेकिन इन्होंने सिर्फ वर्ड्स कंपोज नहीं किए, इन्होंने उन वर्ड्स में कंपोज किया है म्यूजिक। अगर पोएट्री बॉडी है तो उसकी धड़कन है उसका मीटर। मीटर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी धुन पर पूरी पोएट्री डांस करती है। अगर वर्ड्स पोएट्री को स्ट्रक्चर देते हैं तो मीटर उसे यादगार बनाता है। तभी आप सिर्फ उन्हीं कॉम्पोजिशंस को याद रख पाते हैं जो किसी लय पर बनी हो। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करती हूँ आपके साथ वर्ग 2 इंग्लिश टीजीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जिसे मैं समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, मीटर इन पोएट्री। तो शुरुआत करते हैं आज के हम वीडियो की। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि पोएट्री का जो मीटर होता है, उस मीटर को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी होता है उसके वर्ड्स को। साथियों, आपने कभी भी सुना होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा दो चीजों में डिवीजन होता है। एक होता है पोएट्री और एक आपने सुना होगा प्रोज। तो ये डिवीजन किसके बेसिस पर होता है? ये डिवीजन करता है वर्ड्स। जो वर्ड्स होता है वो एक्चुअली में एक मीटर्ड सेंटेंस होता है। ठीक है, अब जब मैं आपसे कहती हूं कि मीटर्ड सेंटेंस है, इसका मतलब इसकी एक मेजरमेंट होती है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोज की बात करते हैं, अगर आप प्रोज पढ़ते, ज्यादातर इंग्लिश लिटरेचर में जो इंट्रोडक्शन होता है वो प्रोज और पोएट्री से ही होता है हमारा, और स्टूडेंट्स ज्यादातर प्रोज और पोएट्री को ही समझते हैं। लेकिन पोएट्री आगे चल के बहुत सारे और फॉर्म्स में डेवलप होती है, उसमें और बहुत सारी चीजों की डेवलपमेंट होती है। लेकिन प्रोज, आप शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे राइटिंग्स, इनमें आप ज्यादा देखते हैं। तो प्रोज जो है वो हमेशा नॉन मीटर्ड होता है। अब जब मैं कहती हूं कि ये नॉन मीटर्ड होता है, इसका मतलब है कि इसके जो थॉट्स हैं वो कितने भी लंबे कंटिन्यू हो सकते हैं। प्रोज को लिखने का तरीका पोएट्री लिखने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। प्रोज में आप अपनी थॉट्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहां आपको किसी किस्म के स्ट्रक्चर या फिगर ऑफ स्पीच पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। अब आप समझ पाएंगे कि वर्स क्यों अलग है। वर्स इसलिए अलग हुआ क्योंकि पहला ये मीटर्ड हो गया, यानी कि इसमें एक मेजरमेंट है, इसमें कितना भी लंबा सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ सेंटेंस की एक लिमिट होगी और उस लिमिट को तय करता है उसका मीटर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? तो अब जब हम वर्ड्स को समझते हैं तो वर्ड्स के साथ स्कैंशंस होते हैं, फीट होता है और मेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इन सारी चीजों को डिटेल में। वर्ड्स जो है वो मीटर से बनाया जाएगा। इसका फाउंडेशन हमेशा क्या होगा? मीटर होगा। तो जब हम मीटर की बात करेंगे तो मीटर में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीटर की अलग अलग सेटिंग होती है। एक पोएट जब अपनी पोइट्री को कंपोज करेगा तो वो उसमें सबसे पहले अपने थॉट को लेकर के आएगा कि वो किस बारे में, किस सब्जेक्ट पर या किस ऑब्जेक्ट पर अपनी पोइट्री लिखना चाहता है। इसको डिसाइड करने के बाद वो जो डिसाइड करेगा दूसरी चीज, वो होगी उसका मीटर। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर पोएट्री में जो वर्ड्स हैं वो उसका स्ट्रक्चर है या स्केलेटन है, तो मीटर उसकी धुन है। मीटर पर पोएट्री को बिठाया जाता है। तो अनदर थिंग, अपनी थॉट को एक मीटर में डालना है तो सबसे पहले पोएट अपना मीटर सिलेक्ट करेगा कि वो इस पोएट्री को किस मीटर पे बनाएगा। फिर उस मीटर के अकॉर्डिंग वो अपने वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं।
यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम देखें तो मीटर किस पर बेस्ड होता है। अब मीटर तो हमें बनाना है, लेकिन मीटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सबसे पहली चीज सिलेबल। अब ये जो सिलेबल होते हैं ये होते हैं वावल साउंडिंग वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज बिना वावल्स के नहीं बनाई जा सकती। कोई भी वर्ड आप उठाएंगे उसमें कोई ना कोई वावल जरूर आएगा। इन्हीं वावल्स से वर्ड्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम किस किस वर्ड को बना रहे हैं उसमें जिस तरह का वावल यूज हुआ है वैसा ही हम साउंड प्रोनाउंस करेंगे। तो ये सिलेबल एक्चुअली में फोनेटिक साउंड्स ही होते हैं। अब जो सिलेबल्स होते हैं ये एक लाइन के अंदर या आपकी वर्ड्स लाइन के अंदर मैं कहूं तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर सिलेबल्स को समझें तो ये बहुत ही आसान है। सिलेबल कई तरह के होते हैं, जैसे मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल का मतलब होता है जिसमें एक ही वावल साउंड आ रहा हो। लाइक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि कैट या फिर डॉग, है ना। तो इनमें क्या आया, एक ही वावल साउंड आया, हमें बार बार साउंड नहीं बदलना पड़ा। तो इन्हें कहेंगे मोनोसिलेबल्स। इसके बाद आपको मिल सकते हैं डायसिलेबल। डाई का मतलब हो गया कि जिसमें दो सिलेबल्स होंगे। ठीक है, अब दो सिलेबल वाले वर्ड्स हो सकते हैं आपके जैसे टुडे, यहां दो सिलेबल हो गए। पहले हमने टू कहा, फिर हमने डे कहा। इसी तरीके से हो गया बिहाइंड। तो पहले हमने बी कहा, फिर हमने हाइंड कहा। तो दो अलग अलग साउंड की प्रोडक्शन हुई, इसीलिए ये टू सिलेबल्स हो गया। इसी तरह से थ्री सिलेबल हो सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राई सिलेबिक। अब जब ट्राई सिलेबिक हो गया तो तीन सिलेबल्स हो गए। अब तीन सिलेबल्स हो गए तो आपका वर्ड बन सकता है लाइक एप्पल। ठीक है, या फिर बनाना। यहां पर भी हम तीन सिलेबल्स को देखते हैं। और इसी तरह से चार सिलेबल हो गए तो टेट्रा सिलेबल हो गया। इस तरह से सिलेबल काउंट्स एक वर्ड में पता किए जाते हैं। होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक वर्ड्स लाइन को बनाने के लिए जरूरी होता है इन सिलेबल्स का करेक्ट अरेंजमेंट। सिलेबल्स यूं ही नहीं पिकअप करना है। सिलेबल्स का एक तय अरेंजमेंट होता है, जब जाकर पोएट्री में एक मीटर बनेगा। तो सिलेबल्स के इस अरेंजमेंट को ही हम एक्चुअली में मीट्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है वो ही हमारी पोएट्री की रिदम बनाती है। इस रिदम पर ही पोएट्री बोलने में, लिखने में या सुनने में अट्रैक्टिव लगती है। और जो चीज आपको अट्रैक्टिव या अच्छी लगती है वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी आपके ग्रेट पोएट्स हैं उन्होंने सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखे हैं, अपने थॉट्स वर्ड्स में नहीं डाले हैं, बल्कि उन्होंने उसे कंपोज किया है एक म्यूजिक की तरह। यानी आप उनके जो थॉट्स हैं उन्हें किसी म्यूजिक की धुन की तरह याद रख सकते हैं। इसीलिए वो इतने ग्रेट पोएट्स हैं। अब आगे चलते हैं कि इसी अरेंजमेंट का एक जब रिदम बनाया जाता है तब हम एक मीटर बनाते हैं। तो रिदम क्या है? रिदम एक यूनिट होता है, मीटर का बेसिक यूनिट, जिसे हम कहते हैं फुट। इस फुट के अंदर आप देखेंगे सिलेबल्स का एक तय स्ट्रक्चर होता है, यानी एक डिसाइडेड सेटिंग है जिसे हम फुट कहते हैं। ये फुट हमेशा ही आपको पेयर में मिलेगा। अब पेयर किस चीज का होगा? पेयर होगा सिलेबल्स की चॉइस का। जो भी सिलेबल साउंड्स पोएट डिसाइड करेगा उसी तरीके का वो फुट बनाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो सिलेबल काउंट के अरेंजमेंट से बनता है एक मीट्रिक यूनिट। अंडरस्टूड?
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? तो हम अब देखते हैं कि आगे इसको हम कैसे फुट को समझते हैं। अब जब सिलेबल हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेबल्स दो तरह से पढ़े जाते हैं। एक होता है शॉर्ट सिलेबल्स जिन्हें हम पोएटिक लैंग्वेज में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहते हैं। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का मतलब होता है जो क्विक और सॉफ्ट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई ऑफ बीट बात हो रही हो। जैसे जब हम ऑफ बीट कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत धीमे से बात करते हैं, ठीक है, तो जो वर्ड्स का सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन होता है या बहुत क्विक प्रोनाउंसिएशन होता है वो अनस्ट्रेस्ड कहलाते हैं। और अगर आसान या ट्रिकी तरीका आपको बताऊं पहचानने का, तो जिन साउंड्स को निकालने में आप गला खोलकर उनकी आवाज निकाल सकते हैं, जिन साउंड्स को गला खोलकर प्रोड्यूस किया जाता है वो अनस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और जिन साउंड्स को निकालने में वॉइस मॉड्यूलेट होती है या गले पर दबाव पड़ता है वो लॉन्ग सिलेबल्स या स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहलाते हैं। तो जो लॉन्ग सिलेबल्स हो गए उन्हें हम पोएटिक लैंग्वेज में स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहते हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को निकालने में हमारा एम्फोसिस उनकी साउंड को प्रोड्यूस करने में ज्यादा आता है और लंबे समय तक कभी कभी वॉइस को हमें खींचना पड़ता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो देखिए, जब आप कैट्स बोलेंगे, डॉग बोलेंगे, तो आपके गले को खुलकर आवाज निकालना है। आपको कहीं भी अपने गले पर स्ट्रेस नहीं देना है। लेकिन अगर आप ब्राइट कहेंगे या फिर बिहाइंड में हाइंड कहेंगे तो डेफिनेटली आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन होगा और गले पर दबाव पड़ेगा। तो गले पर जब दबाव पड़ा तो स्ट्रेस हो गया और जब गले पर दबाव नहीं पड़ा तो अनस्ट्रेस्ड हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब इस अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के सेटिंग को ही मीट्रिक फुट कहा जाता है। यानी कि एक फुट की अगर मैं बात करूं तो उसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो सेटिंग बनाई गई है, उस सेटिंग को ही मीट्रिक फुट कहा जाता है। तो अब ये फुट कितने तरीके के हो सकते हैं, इनमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहली सेटिंग जिसको हम पढ़ते हैं वो हो गई आयम्बिक सेटिंग। आपने कई दफे सुना होगा कि ये पोएट्री आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है, आयम्बिक सेटिंग में लिखी हुई है। तो आयम्ब होता क्या है? एक्चुअली आयम्ब जो है वो होता है आपके अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन। यानी एक फुट बनाया हमने, उस फुट में हमने एक सिलेबल, जो हमने वर्ड्स रखे उस वो ऐसे थे कि उसमें पहला जो साउंड था वो अनस्ट्रेस्ड था और दूसरा साउंड स्ट्रेस्ड था। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पेलिंग की बात नहीं होगी, साउंड की बात होगी। तो जब हमने ऐसा मीट्रिक फुट बनाया जिसमें हम पहला साउंड अनस्ट्रेस्ड निकालेंगे, दूसरा साउंड स्ट्रेस्ड निकालेंगे, तो ऐसी सेटिंग को आयम्ब सेटिंग कहते हैं। अब आयम्ब जो है, इसका एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया टुडे, जिसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल बताया था। अगर टुडे प्रोनाउंस करते हैं तो टू में स्ट्रेस कम आया और डे में स्ट्रेस आया। तो यहाँ ये अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन बन गया। तो एक फुट ने अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड की सेटिंग इस्तेमाल करी। इसी तरह से अगर इसका रिवर्स जाएंगे, यानी कि आप पहले एक स्ट्रेस्ड साउंड निकालेंगे फिर एक अनस्ट्रेस्ड साउंड निकालेंगे, तो ये सेटिंग ट्रोकी कहलाती है या ट्रोकाइक सेटिंग कहलाती है। यानी एक फुट में जो भी वर्ड हमने सिलेक्ट किया वो एक स्ट्रेस्ड सेटिंग साउंड पहले निकालता है और अनस्ट्रेस्ड साउंड बाद में निकालता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है मोटर। तो जब हम मोटर कहते हैं तो मो कहने के लिए हमें स्ट्रेस देना पड़ता है, क्योंकि एल एम एन जो कंसोनेंट्स हैं ये स्ट्रेस लेते हैं बोलने के लिए। इनका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस देकर आता है, गले को दबाव देने से आता है। और जब हम टर बोलते हैं तो टर में हमारे गले को स्ट्रेस नहीं लगा। अब देखिए, कई लोग ये सोचेंगे कि जब हम इसे मोटर पढ़ते हैं तो हम आर बोलने में भी तो स्ट्रेस लगाते हैं।
लेकिन एक्चुअली इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है मोटर। जब हम आर को साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं, और मैंने आपको यही बताया कि जब आप सॉफ्टली किसी चीज को प्रोनाउंस कर देंगे तो वहां स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसी का अब हम आगे एक और सेटिंग देखेंगे, तो ये होती है डेक्टाइल सेटिंग। डेक्टाइल सेटिंग में आपका जो मीट्रिक फुट है वो 2 सिलेबल्स से बढ़कर 3 सिलेबल्स का हो जाता है। अब इस सेटिंग में आप देखेंगे एक सिलेबल यानी पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल उसको बाद में फॉलो करेंगे। तो यहाँ 3 सिलेबल का सेटिंग होगा, यानी कि यहाँ बड़े वर्ड्स लिए जाएंगे जैसे कि अल्फाबेट। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने एक सेटिंग एक और बनाई जिसमें हमने 3 सिलेबल्स का यूज किया। अब यहां भी ऐसा हो सकता है कि आपको अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की सेटिंग मिल सकती है। इस सेटिंग को क्या कहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इस सेटिंग में खास किस्म की लाइमरिक पोएट्रीज को कंपोज किया जाता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। चलिए, आई होप यहां तक आपको मीट्रिक फुट और सिलेबल्स की सेटिंग को क्या कहते हैं वो आपको क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं हम कि इन सेटिंग्स को किस तरह से वर्स लाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 फुट से या 1 वर्ड से तो पोएट्री का कॉम्पोजिशन नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वर्स एक मीटर्ड लाइन होती है, यानी इस लाइन की एक मेजरमेंट है। तो अगर ये मेजरमेंट है तो फिर यहाँ पर रिपीटिशन तो होगा ही। तो हम कितने फुट बना रहे हैं उससे ही हमारी लाइन का मेजरमेंट होगा। ध्यान रखिए कि अब मैं बात करूंगी जब, तो फुट नहीं कहूंगी, फीट कहूंगी, क्योंकि फुट का प्लूरल फीट होता है। अब जब एक से ज्यादा फुट लगेंगे तो हम उन्हें फीट पढ़ते हैं। तो पहला या सबसे मिनिमम फीट की जो वर्ड्स हो जाती है वो 3 फीट की हुई, इसे हम ट्रायमीटर कहेंगे। अब हमें पता है कि 1 फुट मीटर कहलाता है, तो ट्रायमीटर का मतलब हो गया कि 1 फुट जिसको हमने डिवाइड किया है या हमने जिसको बनाया है 1 फुट जिसको हमने 3 बार रिपीट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 सिलेबल्स हो गए, क्योंकि पर फुट हमारे पास मिनिमम 2 सिलेबल्स आ रहे हैं, या तो वो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन है या वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन है। पर अभी आपके समझ के लिए हम एक एग्जाम्पल में आयम्बिक सेटिंग को ही लेकर चलेंगे। आयम्बिक सेटिंग हो गई यानी कि अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड की सेटिंग। तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड की सेटिंग को अगर हमने 3 बार रिपीट किया है सिलेबलिक साउंड्स में तो ये कहलाएगा ट्रायमीटर। अगर इसी सेटिंग को हम 4 बार रिपीट करेंगे यानी कि सिलेबल्स को हम 4 बार रिपीट कर रहे हैं तो 8 सिलेबल्स की स्ट्रक्चर बनी और मीटर कहलाएगा टेट्रामीटर। इसी तरह अगर आपने 1 फुट को यानी आयम्ब को ही मैं लेके चल रही हूँ और उसको आपने 5 टाइम्स रिपीट किया तो आपके पास टोटल सिलेबल्स हो गए यहाँ पर 10, और इस सेटिंग को हम पेंटामीटर कहते हैं। बहुत सारी पोएट्रीज आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती हैं। अब अगर आपने 6 लिए हैं तो इसे 12 सिलेबल्स कहा जाएगा और ये कहलाता है हेक्सामीटर। हेक्सामीटर को हम एलेक्जेंड्राइन नाम से भी जानते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि स्पेंसेरियन स्टैंजा की खास बात ये होती है कि उसकी जो लास्ट लाइन है वो एलेक्जेंड्राइन में लिखी जाती है, रेस्ट ऑक्टेव को पेंटामीटर में लिखा जाता है। अब आप उसका मतलब समझ जाएंगे। पेंटामीटर का मतलब है कि जो शुरू की 8 लाइंस हुई, जो 8 लाइंस थी उस पोएट्री में, उस स्टैंजा में, उन्हें आप पेंटामीटर पे लिखेंगे और जो लास्ट की 9th लाइन हो गई उसमें आप एलेक्जेंड्राइन यानी हेक्सामीटर लगाएंगे, यानी यहाँ पर 1 फुट एक्स्ट्रा हो गया, ये 12 सिलेबल्स की लाइन होगी। और 7 अगर हमने 7 फीट का इस्तेमाल किया तो इसे हेक्टामीटर कहते हैं।
हेप्टामीटर का एक और नाम है जिसे हम 14 ईयर्स भी कहते हैं, यानी कि 14 सिलेबल्स का अगर सेटिंग बनाया, ये बहुत मुश्किल सेटिंग होती है, और अगर पोएट ने इस सेटिंग को यूज किया है तो इसे 14 ईयर कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज मीटर इन पोएट्री अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपकी क्लैरिटी के लिए एक केस स्टडी ले लेती हूँ जो आपके सिलेबस में भी है, जॉन कीट्स की एंडिमियन, जिसे हम कॉमनली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर से जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस तरह से सेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आप ये लाइंस मैंने ली हुई हैं और अब आप देखिए अ थिंग, ये एक्चुअली में आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, लेकिन जो सेटिंग की गई है वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की गई है। तो यहाँ पर एक आपका फुट बनता है, ठीक है। अब यहाँ भी ऑफ ब्यूटी, अब ब्यूटी को भी दो पार्ट्स में डिवीजन किया है और ऑफ भी है साथ में, तो आप पढ़ेंगे कैसे? जब ऑफ आया है तो ऑफ में आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो गया और ब्यू बोलने के लिए आपका स्ट्रेस आ गया। फिर अगला वॉवल टी से जुड़ गया है तो टी भी आपका एक अनस्ट्रेस्ड वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और इज आपका एक फिर से एक स्ट्रेस्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये तीसरा फीट हो गया। अब ए जॉय, अगेन ये दो अलग अलग आपको दिखेंगे, लेकिन ए अगेन एक अनस्ट्रेस्ड साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रेस अनस्ट्रेस साउंड प्रोड्यूस करेगा ए, और जॉय अगेन आपका स्ट्रेस साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सेटिंग का फोर्थ पेयर बन गया, ठीक है। और ये लास्ट फॉर एवर, एक्चुअली में इसमें तो 3 सिलेबल्स हैं, लेकिन यहाँ जब आप फॉर एव को पढ़ते हैं तो ये भी एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का पेयर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कोई भी नहीं बताता है, इस लाइन में ये जो अर एक आपका एक्स्ट्रा सिलेबल दिख रहा है, एक्चुअली में ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, और इस सेटिंग को बोलते हैं फेमिनाइन एंडिंग। यही बात थी जॉन कीट्स में कि वो पढ़े जाते हैं सिलेबस के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉम्पोजिशंस की हैं उनमें हर एक पोएट्री में कुछ ना कुछ स्पेशल उन्होंने किया है। आप इस पोएट्री को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर लाइन पर उन्होंने एक फेमिनाइन एंडिंग छोड़ी है, यानी एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को छोड़ दिया है, उसको पेयर अप नहीं किया है। तो वैसे तो ये सिलेबल स्ट्रक्चर जो है 11 सिलेबल्स का बनता है, मगर हम इसे आयम्बिक पेंटामीटर में ही पढ़ते हैं, और अनस्ट्रेस को छोड़ दिया है तो ये आपकी फेमिनाइन एंडिंग कहलाती है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के आपका लिटरेचर तैयार कराऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और लाइक शेयर करना और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैंने आपको ये वीडियो में कैसा एक्सप्लेनेशन किया है और आगे आप मुझसे क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू आपके टाइम और पेशेंस के लिए।